बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं हम आप सबका अपनी चैनल ऑन टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1-2 दिन पहले ही लॉन्च की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नई पॉलिसी में कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है और कौन सी पुरानी चीज़ें एलिमिनेट की गई है। सब कुछ जानेंगे हम इस पॉलिसी के बारे में। लेकिन अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम ये जो पूरी पॉलिसी है इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, समझना भी आसान हो जाएगा और हमें याद रखने में भी जो है उतनी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो हम पूरी इस पॉलिसी को पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 1 जो आप समझेंगे वो ये है कि इसे अप्रूव किया, यानी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनियन कैबिनेट में। और इसी के साथ अब ये चीज़ भी जोड़ दीजिएगा कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसको हम लिखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जबकि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये थोड़ा माइनर सा चेंज आया है, यानी अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे इस नई पॉलिसी को तो हम लिखेंगे NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जबकि इससे पहले जो पॉलिसी हुआ करती थी उसको हम लिखते थे NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये अगर थोड़ा स्मॉल सा चेंज है, लेकिन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं या कोई सोच रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने का, तो उसके लिए ये चीज़ें समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ यानी पॉइंट नंबर 1 के साथ ही आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है और इसने रिप्लेस यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिप्लेस किया है 34 ईयर ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसको रिप्लेस किया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने। तो ये पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे इस पॉलिसी के हवाले से। तो पॉइंट नंबर 2 में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे उन पिलर्स की जिनकी बुनियाद पर ये जो है पॉलिसी डेवलप की गई है, यानी वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस पर ये पॉलिसी बनाई गई है। तो अकॉर्डिंग टू NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5 ऐसे फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिनकी बेस पर या जिनकी बिना पर इस पॉलिसी को डेवलप किया गया है। और वो 5 पिलर्स है, नंबर 1 पर है एक्सेस, नंबर 2 पर है इक्विटी, नंबर 3 पर है क्वालिटी, नंबर 4 पर आता है अफोर्डेबिलिटी, नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये वो 5 पिलर्स है जिनकी बिना पर इस पॉलिसी को डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर नटशल में मैं ये 5 पॉइंट जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमने एक्सेस की बात की, तो इसका मतलब है कि हर एक को ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, दोनों हायर एजुकेशन भी स्कूल एजुकेशन भी। इक्विटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर यहाँ पे मैं कर दूं। इक्विटी का मतलब ये है कि देखिए यहाँ इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा फ़र्क है। अगर जो दोनों चाहती है यानी इक्वालिटी और इक्विटी दोनों का मतलब यह है कि फेयरनेस हो शेयरिंग में, यानी जो भी चीज़ आए वो फेयरली आए। लेकिन इक्विटी का मतलब है जो बंदा डिज़र्व करता है ज़्यादा उसे ज़्यादा दिया जाए और जो बंदा डिज़र्व करता है थोड़ा कम उसे उतना ही दिया जाए। तो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। जबकि इक्वालिटी का मतलब है इक्वल शेयर, चाहे जिसकी नीड जैसी भी हो हर एक में इक्वली शेयर करना, वो होता है इक्वालिटी। जबकि इक्विटी होता है नीड के हिसाब से बंदे को देना और अपने मेरिट के हिसाब से बंदों में तकसीम करना। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रिंसिपल की बिना पर जो है ये पॉलिसी डेवलप की गई है। क्वालिटी यानी क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना हर एक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे भी, हायर लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी। अफोर्डेबिलिटी यानी इस तरह जो है एजुकेशन को डेवलप करना कि हर एक जो है इसे अफोर्ड कर पाए। और अकाउंटेबल बनाया जाए, यानी जो भी कंसर्न अथॉरिटी होंगी इसके रिलेटेड उनको अकाउंटेबल बनाया जाए कि वो किस तरह काम करें। तो ये 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बिना पर ये पॉलिसी डेवलप की गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझाई आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस पर मैं एक मरतबा फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि इक्वालिटी का मतलब है कि सिंपली इक्वल शेयर करना, इक्वली हर एक को देना विदाउट नोइंग कि किसकी क्या नीड्स है। और इक्विटी का मतलब ये है कि एक बंदे को अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स और अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट जो है उसको वो चीज़ देना। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आप समझेंगे कि वो पिलर्स जिनकी बिना पर जो है ये पॉलिसी डेवलप की गई है। इसी के साथ एक और चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इस पॉलिसी को अटैच किया गया है 2030 जो एजेंडा है इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसके साथ अटैच किया गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी।
तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी तीसरे पॉइंट की। तो इसमें हम जानेंगे कि एम्स क्या है इस नई एजुकेशनल पॉलिसी की। तो सबसे पहला जो एम है इस नई एजुकेशन पॉलिसी की वो ये है कि रिफॉर्म किया जाए एजुकेशन को बोथ एट स्कूल एज वेल एज हायर लेवल। और जो दूसरा एम है इस एजुकेशनल पॉलिसी का वो ये है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जाए एक ऐसी सोसाइटी में जो फुल ऑफ नॉलेज हो और जो इग्नोरेंस से बिल्कुल दूर हो, यानी टोटल नॉलेजेबल सोसाइटी डेवलप करना इस पॉलिसी का एक एम है। और एक और जो एम इन्होंने अपनी इस NEP में मेंशन किया है वो ये है कि इंडिया को इस तरह डेवलप किया जाए कि वो नॉलेजेबल सुपर पावर बने, यानी नॉलेज के हिसाब से वो दुनिया का सुपर पावर हो। और एक और एम जो इस एजुकेशनल पॉलिसी का है वो ये है कि दोनों स्कूल और कॉलेज एजुकेशन जो है वो उसको ज़्यादा हॉलिस्टिक बनाया जाए, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाए और सबसे बढ़कर जो एजुकेशन है वो इस तरह से दी जाए कि वो सूट करे 21st सेंचुरी की जो नीड्स है उनको वो फिल करे, उनको वो सूट करे। तो ये एम्स है जो इन्होंने मेंशन किए हैं इस पॉलिसी के, जो कि कुछ खास एम्स इन्होंने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन की है। तो ये है पॉइंट नंबर 3। अब हम बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है स्कूल एजुकेशन का। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 बनेगा। इसको आप हाईलाइट करके पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा कि स्कूल एजुकेशन के बारे में NEP ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो सबसे पहली चीज़ स्कूल एजुकेशन के हवाले से बताई है वो ये है कि ये जो स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए हर एक के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से कोई भी बंदा हो, कहीं भी ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो इंडियन है तो उसके लिए ये एक्सेसिबल होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो स्कूल एजुकेशन के हवाले से इन्होंने बताई है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने स्कूल एजुकेशन के हवाले से मेंशन की है वो ये है कि इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर्स को ओपन किया जाए, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। और ये इसलिए ओपन किए जाएंगे ताकि जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनको वापस स्कूलिंग की तरह लाया जाए और ड्रॉप आउट रेट्स जितने भी ज़्यादा है उनको कम से कम किया जाए। और इसके लिए जो है दोनों फॉर्मल और नॉन फॉर्मल तरीके जो है एजुकेशन के इस्तेमाल किए जाएंगे। एक और चीज़ जो इन्होंने इसमें ऐड की हुई है अपने इस पॉलिसी में वो ये कि ओपन लर्निंग दी जाएगी। जो तीसरी क्लास के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे हैं या 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो उन्हें स्टेट ओपन स्कूल्स और NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के ज़रिए से दी जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 के हवाले से ही, यानी इसी पॉइंट में आप एक और चीज़ ये नोट कीजिए कि अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अबाउट 20 मिलियन जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं, यानी जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, जिन्होंने स्कूलिंग छोड़ी है, तो उनको वापस स्कूल की तरह लाया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। अभी कैसे किया जाएगा इसके लिए जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट इंटरेस्टिंग पैकेज जो है स्टूडेंट्स के लिए शायद दिए जाए। ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन ये ज़रूर मेंशन किया गया है कि इस पॉलिसी के तहत तकरीबन जो 20 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है, यानी जिन्होंने स्कूलिंग छोड़ी है, तो उनको वापस स्कूल की तरह लाया जाएगा डिफरेंट जो है मेथड्स के ज़रिए से। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। और पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, यानी जिसे हम शॉर्ट में ECCE लिखते हैं, उसके बारे में अब क्या कॉन्सेप्ट दिया है इस नई पॉलिसी ने। तो सबसे पहली चीज़ जो NEP ने मेंशन की है वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ये जो ECCE है इसको अब जो है नई कैरिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और चूंकि अब ज़ोर दिया जाएगा, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बात मेंशन की है कि ज़ोर अब दिया जाएगा अर्ली डेवलपमेंट पर, तो इसलिए ये जो 10+2 का स्ट्रक्चर इससे पहले हुआ करता था, यानी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, तो उसमें जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर मेंशन किया गया था वो 10+2+3 का था। तो उसको अब रिप्लेस किया जाएगा और एक नया कैरिकुलर स्ट्रक्चर 5+3+3+4 अब इसको रिप्लेस करेगा। यानी अब जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर होगा वो होगा 5+3+3+4। ये जो 5 इयर्स है, ये जो 5 पहले मेंशन किया गया है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उसके बाद का 3 जो है वो मिडिल स्कूलिंग के लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो जो है हाई स्कूलिंग के लिए, और फिर जो 4 आया है वो है ग्रेजुएशन के लिए। तो ये जो है नया स्ट्रक्चर है। और जो एज ग्रुप इसके लिए रहेगा, यानी प्राइमरी स्कूलिंग के लिए जो एज ग्रुप रहेगा वो होगा 3 to 8 ईयर्स, और उसके बाद जो मिडिल स्कूलिंग के लिए वो होगा 8 to 11 ईयर्स, और उसके बाद जो हाई स्कूलिंग के लिए वो होगा 11 to 14, और फिर उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए वो होगा 14 to 18 ईयर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझना है, वो ये है कि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसमें जो है कंपलसरी एजुकेशन फराहम की जा रही थी 6 to 14 ईयर्स।
यानी एज ग्रुप जो आता था वो 6 to 14 ईयर्स के बीच में आता था, जबकि अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें जो एज ग्रुप कवर किया जाएगा वो है 3 to 18 ईयर्स। तो ये डिफरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली पॉलिसी में 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप कवर किए जाते थे और अब नई इस पॉलिसी में 3 to 18 ईयर्स के दरमियान जो एज ग्रुप है उनको कवर किया जाएगा। तो यहाँ से जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी जो थी जिसने ये एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स यानी 6 to 14 ईयर्स चूँकि उसमें मेंशन किया गया था, तो ये एज ग्रुप जो 3 से 6 साल के दरमियान का था इसको इग्नोर किया जा रहा था। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने मेंशन किया है कि इस एज ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने इस एज ग्रुप पर को भी स्कूलिंग में लाया है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में अब जो है 12 ईयर्स स्कूलिंग रहेगी और प्लस 3 ईयर्स प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी स्कूलिंग होगी। तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आई होप कि ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड की होगी। और इसके बाद यानी इसी के साथ ही पॉइंट नंबर 5 में ही आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि NCERT जो है उसको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डेवलप करे कैरिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क जो है ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। यानी इस स्टेज में ये जो स्टेज है 3 to 6 ईयर्स का प्री स्कूलिंग का या प्राइमरी स्कूलिंग का, इसमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, तो ये सारा कुछ इसकी जिम्मेदारी जो है NCERT को दी गई है कि वो जो है फ्रेमवर्क तैयार करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसका नाम जो है रखा गया है नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फ्रेमवर्क डेवलप करेगी NCERT बच्चों के लिए, उसका नाम जो रखा गया है वो है नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE, नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे NCPFECCE। एन स्टैंड करेगा नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये रहा पॉइंट नंबर 5 हमारा। वीडियो में जो है हम इन्हीं 5 पॉइंट्स पे बात करते हैं क्योंकि वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, लेकिन अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर बात करनी बाकी है, जैसे कि असेसमेंट रिफॉर्म्स के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, टीचर एजुकेशन के बारे में। तो वो सब कुछ इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी बनाएं तो ज़रूर हमें अपने कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हम इसका पार्ट 2 बनाएं और कंटिन्यू करें यहीं से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।